दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत कितनी अधिक होती है और सोशल मीडिया के लिए आम जनता क्या कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण जलता हुआ नेपाल है। नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और ताकत थी सोशल मीडिया की। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, वित्त मंत्री सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें समझाया गया। समझाने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। नेपाल में हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं, नेपाल में फ्लाइट रद्द हो चुकी है, नेपाल में अफरा तफरी का माहौल है। कारण है सोशल मीडिया। नेपाल की सरकार गिर गई है। पिछले 15 सालों में नेपाल की सरकार 15 बार गिर चुकी है। इस पर हम किसी और दिन विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो ताजा जानकारी है कि इस हिंसा में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के ओली जो है, उनके निजी आवास को जला दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र के आवास पर भी हमला किया गया है और उनके आवास को भी जला दिया गया है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश, उनके घर को भी जला दिया गया है, स्वाहा कर दिया गया है। भारतीयों को यात्रा करने ना करने की अपील की गई है। भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो नेपाल के अंदर भी है, और जो नेपाल का दूतावास भारत में दिल्ली में, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, मैं हेल्पलाइन नंबर अभी बता दूंगा। भारत में नेपाल के दूतावास की जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सब चीजों का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर नेपाल सरकार ने अंकुश लगाया और जनता इतनी ज्यादा भड़क गई कि जिसका जीता जागता उदाहरण आप यहां मेरे सामने देख रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत होती है सोशल मीडिया की, आज हम ये समझेंगे। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट पे वायरल हो रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति और उसके बाद अब नेपाल में हिंसा, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? इसका भी विश्लेषण करेंगे। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे जेनजी क्या होते हैं, क्योंकि जब से ये जेनजी आए हैं तब से नेपाल की व्यवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन आ गया है। इन्हीं जेनजी लोगों की वजह से नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हो गया और एक नया शब्द तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन ये जेनजी जो है अब नेपाल के आंदोलन के बाद पूरी दुनिया की नजरों में छा गए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद नया और बिल्कुल ताजा होगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला शुरू कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 सितंबर का दिन था। नेपाल सरकार का एक आदेश आता है। इस आदेश में नेपाली भाषा में लिखा रहता है कि 26 सोशल मीडिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैन कर दिया जाएगा। 26 सोशल मीडिया, जिसमें प्रमुख रूप से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस तरह के महत्वपूर्ण ऐप थे। ये वो ऐप होते हैं जो रोजमर्रा का हिस्सा होते हैं। ये वो ऐप होते हैं जिससे हर आदमी इस समय किसी न किसी रूप से प्रभावित है। खासकर वो जेनजी लोग जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनके पैदा होने के साथ ये ऐप भी पैदा हो चुके थे। लेकिन ये जब ऐप बंद किए जाते हैं तो पूरे नेपाल के साथ नेपाल से कनेक्टेड लोगों के बीच में भी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मैं गोरखपुर का निवासी हूं, मेरे से कुछ दूरी पर नेपाल है। गोरखपुर के बहुत सारे लोग नेपाल में रहते हैं और नेपाल के बहुत सारे लोग गोरखपुर में रहते हैं। वो लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अफरा तफरी का माहौल है। 7 सितंबर को युवाओं में गुस्सा बढ़ता है और विरोध की अपील होती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं। युवा कहते हैं अगर यूट्यूब नहीं आएगा तो पैसा कहां से आएगा, यूट्यूब नहीं आएगा तो पत्रकारिता कहां से जिंदा रहेगी, यूट्यूब नहीं रहेगा तो हम एंटरटेन कौन करेगा, और नेपाल इसे किसके दबाव में आखिर बंद कर रहा है, नेपाल सरकार किसके दबाव में बंद कर रही है? कहीं इसके पीछे चाइना का हाथ तो नहीं है, कहीं इसके पीछे अमेरिकी सरकार का तो हाथ नहीं है। ये तमाम चीजें 7 तारीख को चर्चा का विषय बनती हैं। 8 तारीख को 9 बजे काठमांडू में जितने जेनजी थे, जितने कम उम्र के लड़के थे, 17 से 25 साल की उम्र, 18 से 25 कहा जाए, 18 से
25 साल के लड़के विरोध करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय, काठमांडू की सड़कों पर और पूरे नेपाल में विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी विरोध में नेपाल सरकार का जो फरमान जारी होता है वो गोली मारने का होता है, और उसके बाद से अब तक ताजा जानकारी के अनुसार 22 लोगों की जान जा चुकी है। आदेश होता है बकायदा मारने का, और ये सबसे खतरनाक होता है नेपाल के लिए, नेपाल सरकार के लिए। जैसे ही आदेश होता है इस तरह की घटनाएं होती हैं, और आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जला दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री सहित पूर्व मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर समझाया गया, विशेष भाषा में समझाया गया। और नेपाल के ये जो लोग कर रहे हैं ये जेनजीज हैं, नए लड़के हैं। अब 9 सितंबर आज का दिन है, और आज जो स्थिति है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहे होंगे, तमाम चैनल्स वहां से लाइव कर रहे हैं, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये घटनाक्रम थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जेनजीज कौन है। जेनजीज बार बार ये शब्द आ रहा है, बहुत सारे लोग इसे समझते हैं, बहुत सारे नहीं जो समझते हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा दे रहा हूं कि जेनजीज होते कौन है। जेनजीज में GEN का मतलब होता है जनरेशन, और Z को G भी कहते हैं, कुछ लोग जेन Z भी कहते हैं। तो जेनजीज इसे कहा जाता है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1997 से 2025 के बीच में मानी जाती है कि 1997 से 2012-2015 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें जेनजीज कहते हैं। यानी 2025 में इन लोगों की उम्र 10 साल से 28 साल के बीच में मानी जा सकती है। बहुत सारे मतभेद हैं, आप इसको साधारण भाषा में समझिए कि जो लोग जेनजीज होते हैं वो 1997 से 2012 से 2015 के बीच में जो लोग जन्मे हैं वही जेनजीज होते हैं। जेनजीज की कुछ खासियत होती है। जेनजीज जो है वो डिजिटल निवासी हैं। जब ये पैदा हुए तो सोशल मीडिया आ चुका था, तब जीमेल आ चुका था, उसके कुछ दिन बाद इंटरनेट बहुत अच्छा हो गया, स्मार्टफोन आ चुके थे, सोशल मीडिया का दौर आ चुका था। जेनजीज की एक खासियत और है कि ये सोशल मीडिया पर लगभग जेनजीज में 99% देखा जाता है कि एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी पकड़ होती है, इनकी खुद की प्रोफाइल होती है, इन्हें मिनट टू मिनट अपने दोस्तों की, मिनट टू मिनट अपने देश की, प्रदेश की जानकारी होती है। ये काफी जागरूक होते हैं ये जेनजीज जो पीढ़ी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर में ही पैदा हुए हैं। मोबाइल बचपन से इनकी मां ने इनके हाथ में दे दिया था। ऐप बनाना ये शुरू से सीख गए थे, ऐप पे कैसे अकाउंट बनाते हैं। हम लोग तो थोड़ा लेट से सीखे, लेकिन ये तो पैदा होते सीखे। कुछ कुछ बच्चों के आज तो 3-4 साल के हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, और हमें इंस्टाग्राम कब पता चला ये तो आप जानते होंगे। ये नई सोच वाली पीढ़ी है, और इसमें नेतृत्व की क्षमता भी है। ये इसका उदाहरण नेपाल में दिख गया। केवल 18 साल से 25 साल के लड़के पूरी व्यवस्था को बदल दिए, और ऐसी व्यवस्था 2 दिन में हो गई नेपाल में कि सरकार गिर गई, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना पड़ा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो समझ रहे हैं इस युवा शक्ति में ताकत कितनी है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। बलेंद्र शाह नया लड़के हैं, नई युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं, और युवाओं के लिए काफी ज्यादा आकर्षक बने हुए हैं। नेपाली युवा इन्हें काफी पसंद करते हैं। वर्तमान में जो है ये काठमांडू के मेयर हैं। सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इन्होंने पढ़ाई की है, स्नातक और परास्नातक की। इसके साथ गाने का शौक रखते हैं, खुद रैपर हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, और राजनीतिज्ञ तो मैंने आप बता दिया। इन्हीं को जो जेनजीज हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं कि इन्हें ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। नेपाल के युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय है। उनका व्यक्तित्व सरल और जो शैली है वो बेहतरीन है, इसके लिए वो युवाओं में एक आकर्षण का विषय है। पिछले वर्ष उन्होंने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में जो सुधार किया है, इसके साथ अवैध निर्माण के विरोध में जो अपनी बातें उठाई हैं, इसके अलावा सफाई और पारदर्शिता के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर जो बोलते रहे हैं, यही कारण है कि ये युवाओं
युवाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो अगले प्रधानमंत्री नेपाल के बलेंद्र शाह हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई। आइए इस चार्ट को समझते हैं और समझते हैं कि पहले कब कब क्या क्या हुआ। श्रीलंका में 2022 में आर्थिक संकट इतना गहरा गया कि जनता राष्ट्रपति भवन तक घुस गई और सरकार को वहां हटना पड़ा। आप देख रहे होंगे लगातार हेलीकॉप्टर से उस समय लोग लेके भाग रहे थे पैसा। उसके बाद बांग्लादेश में यही हाल हुआ, भ्रष्टाचार, महंगाई और छात्रों ने आरक्षण के आंदोलन को लेकर किस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय में घुस गए और उसके बाद से किस तरह वहां की प्रधानमंत्री भारत आई, वो सारी चीजें भी आपने देखी होगी। उसी तरह नेपाल में हुआ, सोशल मीडिया का बैन हुआ और राजनीतिक अस्थिरता आई, नेपाली युवा सड़कों पर उतरे और आज की स्थिति यह है कि वहां के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं और तो और वहां से भागने की भी तैयारी हो रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ मंत्री के लिए चौपर तैनात है, कुछ लोग बाहर भारत भी आ सकते हैं, कुछ लंदन भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति भी नेपाल में आ रही है। भारत इन देशों का पड़ोसी है, सामाजिक ताने बाने एक जैसे हैं, इसलिए कुछ लोग जो सरकार के विरोधी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होते हैं, वो इस तरह की बातें बोलते हैं। अन्यथा इस तरह की बातें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है सरकार के विरोध करते करते व्यक्ति देश की गरिमा तक पहुंच जाता है, ऐसा कहना और सुनना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इन देशों की जीडीपी जितनी होती है ना, उतने हमारे बहुत सारे शहरों के खर्चे हैं। आइए उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको तुलनात्मक अध्ययन से समझते हैं कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट कुछ भी आ सकती है, कुछ भी कहने का अधिकार है भारत में, लेकिन क्या भारत में ऐसा हो सकता है? भारत में कभी नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत में अगर सोशल मीडिया को लेकर मानते हैं तो नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर जो आंदोलन हुआ है, क्यों हुआ है? नेपाल सरकार ये कह रही थी कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप को हमने बंद किया है वो हमारे वहां आए, ऑफिस खोलें, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और सुरक्षा को लेकर उनके क्या मानक हैं ये बताएं। अब ये छोटे से देश के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बेकार सा विषय है। अगर नेपाल अपने वहां बंद भी कर देगा तो यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेपाल सोशल मीडिया का बहुत छोटा बाजार है। लेकिन अगर यही स्थिति भारत सरकार कहती किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी से भी कहती, तो वो 2 मिनट में अपने व्यवस्थाओं को बदल लेते और 2 मिनट में अपना ऑफिस खोल लेते। खैर, भारत में सभी सोशल मीडिया के अपने सेंटर होते हैं, अपने ऑफिस होते हैं, उनके सारे प्रोटोकॉल हमारे प्रोटोकॉल से मैच करते हैं, तभी हम उन सारी व्यवस्थाओं को मांगने की या चलाने की इजाजत देते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे ही आप साइबर कंप्लेन करते हैं, किसी भी थाने में साइबर कंप्लेन करते हैं, वैसे ही साइबर पुलिस तक को यह अधिकार होता है कि वो उस कंपनी को अपने वेरीफाइड मेल से मेल करेगी और वो सारी जानकारी उठाकर दे देगी। लेकिन शायद नेपाल में अभी ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में सबके प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया संबंधित इतने बड़े आंदोलन होते होंगे ये कभी नहीं हो सकता है। हालांकि भारत में कई जगहों पर इंटरनेट बैन किया जाता है वहां की स्थितियों को सुधारने के लिए, लेकिन भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, इसलिए इंटरनेट भी बंद करने की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, जिसे भारत की पुलिस और भारत की आर्मी बहुत आसानी से सुलझा लेती है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। जितनी इनकी अर्थव्यवस्था है इन तीनों देशों की, भारत के उतने एक मुंबई जो देश है, मुंबई शहर है, उसकी अर्थव्यवस्था से भी कम है। अब सोचिए, भारत की एक छोटी सी, छोटा नहीं कहेंगे, मुंबई आर्थिक राजधानी है भारत की, मुंबई से भी कम की अर्थव्यवस्था वाले ये देश हैं। तो आप इनकी पुलिस, इनकी मिलिट्री और इनकी व्यवस्थाओं को कैसे आकलन कर सकते हैं कि ये पूरे भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है? आइए इसको और समझते अच्छे ढंग से समझते हैं। भारत में चुनाव आयोग जैसी चीज है, भारत में न्यायपालिका के 3 हिस्से हैं, भारत में मीडिया जो है वो एक ऐसी अवस्था में है कि जिसे बोलने की आजादी है, बोलते हैं,
हालांकि अब तो ये भी कहा जाता है मीडिया नहीं बोलती है या मीडिया पे तमाम सवाल होते हैं, लेकिन अभी भी भारत में अगर मीडिया की बात की जाएगी तो कोई भी घटना होती है मीडिया वहां पहुंचती है, उन चीजों को दिखाती है, भारत की सरकार उस पर एक्शन लेती है और भारत की आर्मी और पुलिस उसे मैनेज कर देती है। संभावित चुनौतियां कुछ हो सकती हैं। अगर बढ़ती बेरोजगारी अधिक हो जाएगी, अगर असंतोष ज्यादा हो जाएगा लोगों में, अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी विशेष मुद्दे पर अचानक बड़ा आंदोलन बनने की क्षमता होती है, अगर सरकार जनता की बातें ना सुने तो भी बहुत कुछ हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उससे पहले 2011 से अन्ना का आंदोलन शुरू हो गया था। देश में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उसको लोग कह रहे थे अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और गांधी जब नए आ गए थे, उसके साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और तमाम उस समय के तमाम एक्टिविस्ट, उसमें मैं भी एक हिस्सा रहा, और तमाम लोग उसमें आते गए और वो बड़ा आंदोलन हुआ और बहुत सारी चीजों को कांग्रेस की ऐसे दिखाया गया कि इससे पहले तो देश में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बुरी है। इस तरह से उस आंदोलन के बाद लोग कांग्रेस को देखने लगे और उसका उदाहरण ये रहा कि 2014 में जो है वो बीजेपी की सरकार आ गई। वो आंदोलन सोशल मीडिया के शुरुआत का आंदोलन था। उस समय धीरे धीरे लोगों के हाथों में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीजें आ रही थी और लोग जो है उसे समझना शुरू कर रहे थे और उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन भारत में सोशल मीडिया आधार तो बन सकता है किसी आंदोलन का, लेकिन इतनी बड़ी क्रांति जिसमें इतनी भारी क्षति हो, यह संभव ही नहीं है। आप सरकारें बदल सकते हैं क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चरणबद्ध तरीके से हमारे वहां न्यायपालिका है, विधायिका है, संसद भवन है और विधानसभा है। हर एक छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग दल के नेता होते हैं, अलग अलग तरीके के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के संभालने से लेकर संभलने वाले लोग होते हैं। इसलिए भारत में ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। नेपाल में हो रही हिंसा पर इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।